हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक टॉपिक वाले प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टॉपिक पर, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे। अभी तक हमने आपको ऑस्मोसिस के बारे में बता दिया। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, और इस ऑस्मोसिस के फिनोमिना के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिस के फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था, पहली बार देखा था नॉलेट ने, है ना। उसके बाद हमने बताया आपको कि ऑस्मोसिस के बेस, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो 2 डिफरेंट सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग हैं, तो उसमें जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, और जब 2 सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं तब इनको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, 2 अलग अलग विलयन, 2 भिन्न भिन्न विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उनको हम कहते हैं समपरासरी विलयन। और ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू W/MBRT। और इसके अलावा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की कंडीशन, अगर ये कंडीशन आइसोटोनिक के लिए रहती है तो 2 सॉल्यूशन के वेट को कंपेयर करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं W1/M1V1 इक्वल टू W2/M2V2। तो दीज आर द फॉर्मूला रिलेटेड विद द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के फॉर्मूले, और हम लोग अभी क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मूले पर कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने एक क्वेश्चन किया, यूरिया के 0.001 मोलर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो दैट इज पाई इक्वल टू CRT। अगर कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन दिया है, तो पाई इक्वल टू CRT, सीधे सीधे फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। एट कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट the osmotic pressure of, calculate the osmotic pressure of 5% solution of urea। फिर से फॉर्मूला सेम, 5% solution of urea, calculate the osmotic pressure of 5% solution of urea at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या चेंज किया क्वेश्चन में? वहां पे क्वेश्चन था आपका 0.001 मोलर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यहां पे क्वेश्चन है 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो फॉर्मूला इज व्हाट? पाई इक्वल टू W/MBRT। इस बार फॉर्मूला हो जाएगा W/MBRT, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन नहीं दिया है, पहली बार आपको वेट दिया है 5% ऑफ यूरिया। तो 5% मींस व्हाट? इट इज इन 100 मिलीलीटर। ऐसी बात हम लोग कर चुके हैं कि जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में होगा और अगर वॉल्यूम की बात आएगी तो वॉल्यूम इज 100 मिलीलीटर। तो V इज देयर 5%, इट मींस 5% मींस 100 मिलीलीटर में, परसेंटेज मींस 100 मिलीलीटर, तो 100/1000। तो फाइनल वॉल्यूम इज 0.1 लीटर। नाउ फाइनल वॉल्यूम क्या आया? 0.1 लीटर आया। कैसे आया? क्योंकि क्वेश्चन हमें परसेंटेज में दिया है 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसका मतलब है कि 5%, तो 5 इन 100 मिलीलीटर में बनाया हुआ सॉल्यूशन है, और V जब हम लीटर में पुट करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 100/1000, तो 0.1 लीटर। पाई इक्वल टू W/MBRT। तो W इज 5, वेट ऑफ यूरिया इज 60, वेट ऑफ यूरिया इज 60, V इज द 0.1, R इज द 0.082, R 0.082, और टेम्परेचर 27 था, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300, T इज 300। ओके, तो T कितना हो जाएगा? 300। तो 5 × 5 आ गया 25, और 80.82 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1, 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। तो 0.82 इंटू 0.82 इंटू 25, तो 0.82 इंटू 25,
तो लगभग 0.82 इंटू 25, तो 20.5 इज द आंसर। फाइनल आंसर आ जाएगा 20.5 एटमॉस्फेयर। 20.5 एटमॉस्फेयर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखिए मैंने कैसे कट किया तो वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से 65 जा 300 किया मैंने, तभी ये मैंने कहा कि 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये पॉइंटर एक इधर शिफ्ट कर देगा इसको, तो ये हो गया 0.82, तो ये हो गया 25 इंटू 0.82, तो 25 इंटू 0.82 मतलब 25 से थोड़ा नीचे का आंसर आएगा। अगर 1 टाइम रहता तो 25 आ जाता, 0.82 है तो 0.8, तो 8 2 16, तो 20 के आसपास का आंसर आ जाएगा। 25 5 25 इंटू 0.82, तो 0.82 1 से लेस है, तो आंसर भी 25 से कम आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करके आपको आंसर पर पहुंचाया। 20.5 इज द आंसर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिस इज द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चंस रिलेटेड विद ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज concentration of a solution is 5 gram per liter. Concentration of a solution is 5 gram per liter. Concentration of a solution is 5 ग्राम पर लीटर। किसी विलयन की सांद्रता 5 ग्राम प्रति लीटर है। 5 ग्राम पर लीटर मतलब आप उसको मोलारिटी कह सकते हैं, 5 मोल्स पर लीटर। 5 ग्राम, सॉरी मोल्स में चेंज करना पड़ेगा, 5 ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 5 ग्राम पर लीटर। ठीक है, 5 ग्राम पर लीटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, 5 ग्राम पर लीटर। ओके, और क्या कहा इसके बाद, concentration of a solution is 5 gram per liter at 27 degree centigrade. At 27 degree centigrade its osmotic pressure is और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका osmotic pressure, its osmotic pressure is 0.025 atmosphere. Its osmotic pressure is 0.025 atmosphere. इसका osmotic pressure कितना है, 0.025 atmosphere. 0.025 atmosphere at 27 degree centigrade. Its osmotic pressure is 0.025 atmosphere. Calculate the molecular weight of the substance. Calculate the molecular weight of the substance. Calculate the molecular weight of the substance. तो substance का क्या निकालना है हमें, molecular weight निकालना है। Calculate the molecular weight of the substance. तो pi equal to what, W by mvrt is the formula. W by mvrt is the formula, है ना। अब क्या निकालना है, m निकालना है। तो m निकालना है तो पाई कहाँ आ जाएगा, लोअर साइड आ जाएगा, डाउन साइड आ जाएगा, है ना। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाय पाई वी आर टी, पाई वी आर टी। ओके, तो m इक्वल टू क्या आ गया, W बाय पाई, m इक्वल टू व्हाट, W बाय पाई वी आर टी। ओके, W बाय पाई वी आर टी। W कितना है, 5 ग्राम। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू थी 0.025, दिस इज 0.025 V पर लीटर। तो V कितना हो गया, पर लीटर। R की वैल्यू कितनी, 0.082, और T की वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। T की वैल्यू हो गई 300 डिग्री सेंटीग्रेड। T इज द 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे इसका तो आंसर आ जाएगा 4920 मोलिकुलर weight of the substance is 4920. After calculation the molecular weight of the substance is 4920. okay, तो substance का
मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 4920। मतलब ये एक पॉलीमर होगा, दिस इज अ पॉलीमर एंड द सब्सटेंस इज पॉलीमर, क्योंकि नॉर्मल सब्सटेंसेस का वेट जो है इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो द सब्सटेंस इज पॉलीमर। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। इफ देयर इज कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पाई वी इक्वल टू W/mv/RT से हम मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेगा, मॉलिक्यूलर वेट भी निकालेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम temperature, at the same temperature, at the same temperature, 1.5% at the same temperature, 1.5%, 1.5% solution of glucose, solution of glucose, 1.5% solution of glucose is isotonic with, is isotonic with 1.5% solution of glucose, is isotonic with, is isotonic with 7.65 gram per liter, 7.65 gram per liter solution of glycerol, solution of glycerol, okay। तो इज आइसोटोनिक विद 7.65 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल, और ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं ना, ग्लिसरॉल। कैलकुलेट मोलिकुलर वेट, कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लिसरॉल, कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है। अब देखो क्वेश्चन आइसोटोनिक से रिलेटेड है। फॉर्मूला इज व्हाट, W1/m1v1 इक्वल टू W2/m2v2। ये फॉर्मूला है आपका। पहला सब्सटेंस क्या है, ग्लूकोज है ना, पहला सब्सटेंस क्या है, ग्लूकोज है। और उसमें क्वेश्चन में आगे ऐसा दिया हुआ है, वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180। ग्लूकोज का वेट कितना है, 180। तो ग्लिसरॉल का वेट आपको फाइंड आउट करना है। वैसे जब मुझे ग्लिसरॉल पता है तो मैं ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिखूंगा और उसका वेट टोटल कर दूंगा और अप्रोक्सीमेट उसके आसपास का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन करके बताना है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या है, W1/m1v1 इक्वल टू W2/m2v2। तो व्हाट हैपेंस, 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 1.5%, तो 1.5%, m1 इज 180, परसेंटेज मीन्स v इज द 0.1 लीटर, परसेंटेज में है मतलब 0.1 लीटर इज द वॉल्यूम, मतलब 18 बचेगा, है ना, इक्वल टू W2 7.65, m2 is to be calculated into 7.65 ग्राम पर लीटर, 7.65 ग्राम पर लीटर। तो m2 इज, V2 इज 1, V2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ पे और ये इधर पे चले जाएगा, तो ये कितना हो गया, 18। तो दिस इज m2 इक्वल टू 18 इंटू 7.65 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आ जाएगा आपका 12, और 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 5 60, 0 आ गया, और 12 5 60, 0 6 कैरी हो गया, 12 6 72 और 6, तो 78 हो जाएगा। 8 हो गया तो कितना कैरी हो गया, 7, और 12 7 जा 84, 84 और 7 91, तो 91.8 इज द आंसर। 91.8 यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा, और इट इज करेक्ट। 91.8 इज द आंसर ऑफ द मोलिकुलर मास। और मैंने आपको क्या बोला, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो ग्लिसरॉल का वेट देखेंगे और उसके आसपास का आंसर कर लेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH and CH2OH, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, 3 कार्बन एटम इज देयर, तो 3 कार्बन एटम तो कितना हो गया, 36, 3 ऑक्सीजन इज देयर, 48 ऑफ ऑक्सीजन, और कुल हाइड्रोजन कितने मेरे पास, 3 2 5 और 3 8 प्लस 8,
तो 8 8 6 16 6 22 92, तो कितना आ गया 92 इज द टोटल। ओके एंड 91.8 इज हियर। ओके, तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि एक सब्सटेंस नोन होता है और दूसरा सब्सटेंस उसमें अननोन भी रहता है कभी कभी। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन इस पे हम लोग करके देखते हैं। तो वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड विद द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक और क्वेश्चन जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड है, उस पर हम लोग बात करेंगे। वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड विद द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, एंड दैट क्वेश्चन इज 3% solution of glucose, 3% solution, 3% solution of glucose, 3% solution of glucose, 3% solution of glucose is isotonic with 1%, isotonic with 1% solution of 1% solution of non-volatile solute, non-volatile solute, isotonic with 1% solution of non-volatile solute. Molecular weight of glucose, molecular weight of glucose is 180। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना है 180 है। मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज 180। कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट निकालना है। कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट निकालना है जो अननोन था या जो नॉन वोलेटाइल है। तो फॉर्मूला हमारे पास फिर से द सेम W1 अपॉन M1 V1 इक्वल टू W2 बाय M2 V2 इज द फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला है W1 अपॉन M1 V1 इक्वल टू W2 बाय M2 V2। ओके, W1 इज हियर 3% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। परसेंट कहा तो वॉल्यूम 0.1 हो जाएगा, है ना, 180 इंटू 0.1, तो ये हो गया 18, है ना, 3 बाय 18 हो जाएगा। सेकेंड वन इज 1% ऑफ नॉन वोलेटाइल, 1% ऑफ नॉन वोलेटाइल M2 V2 इज 0.1, 1% है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 18 हो गया, तो ये इसके उधर चला जाएगा, है ना, 18 और ये कितना हो जाएगा 0.3, तो 18 डिवाइडेड बाय 0.3, M2 इक्वल टू 18 बाय 0.3। तो अगर 3 होता तो 6 आ जाता, 0.3 है तो कितना आ जाएगा 60। तो द मोलिकुलर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज 60। मोलिकुलर वेट जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का आएगा वो कितना है 60 है। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड अगला कैलकुलेशन किया हम लोगों ने। तो अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो फॉर्मूला इज द सेम, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। ओके, तो कोई सा भी क्वेश्चन होगा आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले फॉर्मेट पर, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, है ना। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है यहाँ पे, एक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां से न्यूमेरिकल्स के आने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है, ज्यादा रहती है मतलब, है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 ग्राम ग्लूकोज and 6 gram urea dissolved in 1 liter at 25 degree centigrade. What happens? देखिए क्वेश्चन इज 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 6 ग्राम यूरिया are dissolved in 1 liter solution, are dissolved in 1 liter solution, dissolved in
1 लीटर सॉल्यूशन, दोनों 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है, डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, dissolve in 1 liter solution. The osmotic pressure of solution is, the osmotic pressure of solution is, तो उस resultant solution का osmotic pressure क्या होगा? Osmotic pressure of solution is, तो osmotic pressure of the solution is, तो osmotic pressure निकालने का फॉर्मूला होता है W by mv/T, pi इक्वल टू W by mv/T, है ना? तो pi इक्वल टू W by mv/T, mv/T, W by mv/T, ओके। तो क्या हो जाएगा, V कांस्टेंट हो गया, 1 लीटर है तो पाई V इक्वल टू W/T, तो W1 अपॉन W2 कह लो आप, W1 प्लस W2 इंटू RT, है ना, या N1 दैट इज पाई इक्वल टू W by mv, तो W by m क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, तो W by mv/T, तो W की जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं N1 N2 RT, मोल्स में चेंज कर देंगे इसको, तो पाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 कितना है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 by 180 प्लस हाउ मच 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 by 60, मोल्स में चेंज हो गया ना, N by RT कितना 0.082, और टेम्परेचर कितना है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 6 ग्राम ऑफ दिस, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, टेम्परेचर तो चाहिए ना, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 6 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in 1 liter solution, calculate the osmotic pressure of the solution. The osmotic pressure of solution is at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स टेम्परेचर हमको चाहिए, टेम्परेचर दिया भी है, वो मैंने मिस्टेक कर दिया था, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर, ओके। तो दिस इज द कैलकुलेशन, 18 by 180, तो कितना आ जाएगा 1/10 दोनों आ गया 0.1 और 0.1, ठीक है, तो 0.1 और मल्टीप्लाइड बाय 0.082, तो 1 पॉइंट और आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 8 जा 0.1 और इंटू 0.082 इंटू 300, तो टोटल जो आंसर आएगा सॉल्यूशन के बाद, और V तो 1 लीटर है ही, तो टोटल जो आंसर आएगा दिस इज 4.926 एटमॉस्फेयर, 4.962 4.926 एटमॉस्फेयर, 926 एटमॉस्फेयर, ओके। तो अगर कॉमनली जा रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं आप, W by m भी लिख सकते थे यहाँ पर, W by m इंटू प्लस W by m, तो दोनों का W by m मतलब वो N1 प्लस N2 हो गया, मोल्स में कन्वर्ट कर लिया हमने, मोल्स में नहीं कन्वर्ट करना है, तो W by m के फॉर्मेट से भी जा सकते थे, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो सॉल्यूट को एक साथ अगर मिला दिया तो हम उसको कैसे कंबाइन करेंगे, बस इतनी सी बात थी इसमें, और कुछ नया काम नहीं किया है ना, अलग अलग निकाल के भी ऐड कर सकते थे, ठीक है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ओके। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 4 एटमॉस्फेयर। द ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution at 0 degree centigrade is 4 एटमॉस्फेयर, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 4 एटमॉस्फेयर है, 4 एटमॉस्फेयर, ओके। ATM लिखते हैं कॉमनली, है ना, एटमॉस्फेयर है तो ATM, ओके, इट इज एक्सप्रेस एज ATM, 4 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो अगला हिस्सा है इसका, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर एट, व्हाट will be the osmotic pressure at, what will be the osmotic pressure at 546 Kelvin, 546 Kelvin under the same condition, okay। तो 546 पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, तो ये निकालना है, P इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू
CRT, मतलब तो देखो ये हो जाएगा आपका पाई इक्वल टू CRT। तो अगर दो सॉल्यूशन है तो CRT और CRT1 और CRT2 और दोनों का पाई, तो पाई 1 बाय पाई 2, पाई 1 बाय पाई 2 इक्वल टू T1 बाय T2। तो पहला काम क्या करोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना 273 केल्विन। तो पाई 1 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द पाई 1, 4 एटमॉस्फेयर 4, और पाई 2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। T1 इज व्हाट, T1 इज 273 और T2 इज व्हाट, T2 इज 546, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां और ये इधर, तो पाई 2 इक्वल टू व्हाट 546 इंटू 4 बाय 273, तो 273 इट मीन्स इट इज 2 टाइम्स, ओके, और 2 इंटू 4 8 एटमॉस्फेयर इज द आंसर। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 8 एटमॉस्फेयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर कितना आ जाएगा, 8 एटमॉस्फेयर, ओके। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर इज द आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक दो चीजें छोटी छोटी एक दो पॉइंट्स और कर लेते हैं, फिर अगले हिस्से पर चलते हैं। तो एक क्वेश्चन अभी मैंने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर से, एक तो बात हमको रिवर्स ऑस्मोसिस पर करना था। तो देखो जैसे नेचुरल ऑस्मोसिस है, तो सॉल्वेंट कहां से कहां, लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन पर अपने आप चला जाता है सॉल्वेंट, है ना। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ अपने आप मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, नेचुरल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब बारी आई रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप RO कहते हो। तो RO टेक्निक है क्या, उसकी बात करते हैं। तो देखो पहले एक बार नॉर्मल ऑस्मोटिक समझते हैं। नॉर्मल ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया था कि एक सॉल्यूशन है मेरे पास ग्लूकोज का 5% ग्लूकोज, और दूसरा मेरे पास सॉल्यूशन है 10% ग्लूकोज, ओके। तो कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है ग्लूकोज की, कंसंट्रेशन ग्लूकोज की यहाँ ज्यादा है। तो वाटर कितना हो गया, 90% वाटर इज हियर एंड 95% वाटर इज हियर। यहाँ पे वाटर कितना है 95%। मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट का, देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसका मूवमेंट अलाउ करती है, सॉल्वेंट की। तो नेचुरली जो ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ग्लूकोज 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, मतलब लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन के टर्म में बात करते हैं तो, क्योंकि यहां वाटर ज्यादा है, ठीक है। तो नॉर्मली लेस कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगा वाटर का, और वो चलता रहेगा जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक। अब हमको बात करना है रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं RO। तो RO में हम करते क्या है, सी वाटर, ये हुआ सी वाटर, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे प्योर वाटर, प्योर वाटर, ठीक। तो वाटर कहां ज्यादा है, प्योर वाटर में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। यहां पे वाटर कैसा है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो नेचुरल क्या होगा, प्योर वाटर से SPM अगर लगा हुआ है तो प्योर वाटर कहां चला जाएगा, सी वाटर में चला जाएगा। नेचुरली द प्योर वाटर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स सी वाटर, प्योर वाटर किधर चला जाएगा, सी वाटर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहां वाटर ज्यादा है और जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से मान लीजिए ये 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जा रहा है, तो इधर से क्या करेंगे, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर दिया। मतलब सॉल्यूशन साइड जो है, सॉल्यूशन जो सी वाटर है उधर के साइड प्रेशर नेचुरल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया। तो जब नेचुरल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, solution sea water is converted into fresh water. तो this technique is basically used to convert sea water into fresh water, ठीक है। तो by applying higher pressure than
natural osmotic pressure, the direction of osmosis should be reversed. Okay, the direction of osmosis should be reversed, and this phenomena is called reverse osmosis. और इस phenomena को हम क्या कहते हैं? reverse osmosis कहते हैं. तो by applying higher pressure, by applying higher pressure as compared to natural osmotic pressure, by applying higher pressure as compared to natural osmotic pressure, by applying higher pressure as compared to, by applying higher osmotic pressure, by applying higher osmotic pressure as compared to natural osmotic pressure, the direction of osmosis should be reversed. Okay, it is known as reverse osmosis. और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं. इट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम आरओ कहते हैं. तो जब सॉल्यूशन साइड पर प्रेशर सॉल्वेंट साइड से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी वाटर फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर जाएगा. तो बाय अप्लाइंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू नेचुरल ऑस्मोटिक प्रेशर, the direction of osmosis should be reversed. It is known as reverse osmosis. This method is used to convert seawater into fresh water. और ये मेथड सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है. बिकॉज इन मेनी ऑफ द कंट्रीज देयर इज प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. बहुत सारे देशों में पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है. ठीक है, और इंडिया में है तो लोग उसको बहुत सारा पानी बर्बाद भी करते हैं. ठीक है, तो हमको भी वाटर को प्रिजर्व करना है, वाटर को बचाना है. ठीक, तो दिस इज द रिवर्स ऑस्मोसिस. तो जब सॉल्यूशन साइड ऑस्मोटिक प्रेशर नेचुरल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाएंगे तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन अपने आप रिवर्स हो जाएगी और मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, तो बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर एनीथिंग शुड बी रिवर्स्ड. ओके, तो ये है नेचुरल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगा करके ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को चेंज करना, और इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. और आरओ की टेक्निक यूज होती है, यही टेक्निक आरओ है जिससे हम जो भी हार्ड वाटर है और आपका सलाइन वाटर है उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं इस टेक्निक से. ठीक है, अब ये हो गया आपका ऑस्मोसिस से रिलेटेड सब कुछ, सारे प्रॉब्लम्स हो गए रिलेटेड विद द ऑस्मोसिस. है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर. अब केवल इसके हायर प्रॉब्लम्स बचेंगे, तो वो चीजें हम तब कर पाएंगे जब हम वन टफ फैक्टर करेंगे तब. ठीक है ना, मतलब आपको बुक में कुछ ऐसे अजीब से क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग रिलेट करेंगे वन टफ फैक्टर से. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अभी नहीं बनेंगे या बनाने में दिक्कत आएगी, तो दिस इज द रिलेटेड विद द वांट ऑफ फैक्टर. तो वहां पे वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, है ना. तो हम अगले जब हम लोग वांट ऑफ फैक्टर करेंगे तो उस क्वेश्चन को भी हम आसानी से बना पाएंगे. अब हम बात करेंगे अपने सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में. और सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट.
अभी बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले उसकी बात करें। तो बॉइलिंग पॉइंट ओके। तो कोई भी लिक्विड जो है वो अपने आप क्यों बॉयल नहीं होने लगता, अपने आप रखा रहे और बॉयल होता रहे, क्या दिक्कत है, क्यों गर्म करना पड़ता है उसको। तो मैंने आपको सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे, पिछले लेक्चर में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है, लेकिन अगर मैं उसमें शुगर डाल दूंगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक, तो वाटर 100 डिग्री पर क्यों बॉईल होता है, क्योंकि कोई भी लिक्विड उस टेम्परेचर पर जाकर बॉईल होता है जहां उसके पार्टिकल्स या उसके मॉलिक्यूल्स का जो लगने वाला प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 mm ऑफ Hg के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन से जब इतना प्रेशर एक्सर्ट हो कि वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, देन द लिक्विड इज बॉयल, तब लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा। इट मींस व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, इट इज दैट टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, इट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इट इज दैट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, इट इज दैट टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid it is that temperature at which vapor pressure of liquid is equal to 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure। क्वथनांक वह तापक्रम है जिस पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिस पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, इट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब देखो, तो ये तो हो गई बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वह टेम्परेचर जिसपे लिक्विड के थ्रू लगने वाला प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है उसके बराबर आ जाए, तब कोई भी लिक्विड क्या होगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमने बात किया था कि जैसे प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर के लिए बॉइलिंग कितना, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, लेकिन अगर मैंने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, इफ देयर इज सम सॉल्यूट इज एडेड इन द प्योर सॉल्वेंट, तो बन जाएगा ये सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा, अगर मैं यहां वाटर से कंपेयर करूं तो समथिंग इज ग्रेटर। मैंने ऐसा कहा 101 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मींस देयर इज चेंज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया अगर मान लो चाय बनाते समय बॉइलिंग पॉइंट, तो दैट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, पानी 100 डिग्री पर उबल रहा था, दिस इज द सॉल्वेंट। अगर मैंने सॉल्यूट में लाया तो वेपर प्रेशर नीचे चला जाएगा, और वेपर प्रेशर अगर नीचे गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और जितना भी बॉइलिंग पॉइंट राइज अप होगा, जितने भी डिग्री का चेंज आएगा, जैसे 1 डिग्री, आधा डिग्री, 2 डिग्री, दैट इज नोन एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक बात मैं आपको और बताऊं, कई बार क्या है कि जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि समझ में नहीं आएगी बातें, है ना। इसलिए आप एक्यूरेट जहां पे डेफिनेशन रहे वहां पे आप डेफिनेशन को अपने बुक के थ्रू भी देख सकते हो। डेफिनेशन मतलब अपने बुक के हिसाब से भी बना सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन जिनको डेफिनेशन का मतलब भाई नहीं, जिनको एग्जाम में लिखना ही नहीं, जैसे नीट में तो लिखना है नहीं, लेकिन जिन बच्चों को लिखना है, जो +2 वाले बच्चे हैं, उनको मैं एक एडवाइस दे दूं यहाँ पे कि वो ध्यान रखेंगे। कई बार चीज़ों को समझाने के लिए बहुत जनरलाइज्ड
फॉर्मेट यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हो क्या है। समझ में आ जाएगा तो फिर आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है ना, कुछ भी चीज लिख डालोगे, ठीक है। तो जब कभी ऐसा लगे कि डेफिनेशन बहुत जनरलाइज टाइप की हो रही तो आप अपने बुक से डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि कई बार आपके टीचर भी बोलेंगे इतना कॉमन सा डेफिनेशन लिखा है, तो उसलिए अपने हिसाब से भी डेफिनेशन को आप बना लो। केवल आपको बात समझ में आनी चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, है ना। दूसरी बात, जो बच्चे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हैं उनको किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं, उनको तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया सॉल्वेंट में तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और जितना भी चेंज हुआ दिस इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या कहेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो दिस इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, दैट टॉपिक इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में इसको कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ना, है ना, उन्नयन ऊपर की ओर चलना, है ना। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का ऊपर की तरफ चलना, है ना, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो कैसे डिफाइन करेंगे? सॉल्वेंट का बॉइलिंग और सॉल्यूशन का बॉइलिंग, तो डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, है ना। तो फिर से एक बार लिखते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन बढ़ाते हैं इसके ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन some amount of non-volatile solute, कंडीशन डाल के रखा है ना, some amount of non-volatile solute is added with pure solvent, some amount of non-volatile solute is added with pure solvent, some amount of non-volatile solute is added with pure solvent, जब कुछ मात्रा में अवाष्पशील विलय, शुद्ध विलायक में डाला जाता है। when some amount of non-volatile solute is added with pure solvent, then vapor pressure decreases, तब वेपर प्रेशर क्या होगा? नीचे जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट आर रिड्यूसेस और डिक्रीजेस, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड विद प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, हेंस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके, जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं फाइनल डेफिनेशन पर। द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड solvent, the difference of boiling point of solution and solvent is known as the difference of boiling point of solution and solvent is known as elevation of boiling point, is known as elevation of boiling point, elevation of boiling point, okay। तो विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर, विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। तो द एलिवेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ओके। एंड दिस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा टीबी से, ठीक है। तो डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को लिखने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए डेल्टा टीबी यूज करते हैं। तो नाउ इट इज व्हाट? डेल्टा टीबी इक्वल टू टीएस माइनस टी नॉट, टीएस माइनस टी नॉट, दिस इज डेल्टा टीबी इज द elevation of boiling point, elevation of boiling point, क्वथनांक का उन्नयन, Ts is the boiling point of solution
boiling point of solution and T naught is the boiling point of solvent. Boiling point of solvent. So overall what happens? The difference of boiling point of solution and solvent. The difference of boiling point of solution and solvent is called elevation of boiling point. और elevation हुआ क्यों? सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के कारण जितना भी चेंज आया उसको हमने क्या कहा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, और अगले लेक्चर में यहां से हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके कमांडोज, थैंक यू.